हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टॉपर स्टॉक सीरीज हमारे यहाँ चली रही है एंड टुडे वी हैव अनदर सेलेक्टेड कैंडिडेट विद अस एंड मिस्टर राहिल, जिन्होंने 109 स्कोर लिया है, 109 रैंक लिया है इस जेके एस एग्जाम 2021 में। वेलकम मिस्टर राहिल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया एग्जाम। इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई एम श्योर कि जो फीलिंग होगी बहुत अच्छी होगी, घर वाले भी बहुत खुश होंगे। कैसा लग रहा है? सर अभी के लिए तो फीलिंग बयां करना जो है वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर वाले भी और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता। एक्चुअल जब इंसान अटेम्प्ट देता है प्रीलिम्स में, मेंस में एक्सपेक्ट नहीं करते कि रिजल्ट इतनी जल्दी मिलेगा। लेकिन ये इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगती है, जैसे कि आपको पता ही है। जी जी तो जी, अभी तो बहुत खुशी हो रही है सर अभी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आगे फ्यूचर प्लान में ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम का भी रहा ही होगा आपके दिमाग में। अब जब पहले अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई कर दिया तो वो भी आप अपियर होंगे ही इस बार, मुझे लगता है। यस सर, एक्चुअल में क्या है कि मेरी एज सर 24 है अभी। ओके। तो ये तो पहला अटेम्प्ट था। मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें जो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ वो सीसैट रुक गया था थोड़ा सा, जीएस क्लियर हो रहा था। उसके बाद मैंने फोकस जो मेन रहा मेरा केएस पे ही रहा, क्योंकि इसका मेंस वगैरह हुआ था, तो हमने पूरा ध्यान जो है मेंस पे ही दिया। इसके बाद सर बिल्कुल मेन गोल जो है वो तो यूपीएससी है इंशाल्लाह। इसके बाद वही होगा इंशाल्लाह। मैं हमारे बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बोलता आया हूँ और आपको भी मैं यही बोलूंगा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल जब आपसे इंटरव्यू ले रहे हो तो तब आपका यूपी सिलेक्शन हो गया हो। हमारी दुआ यही। तो अपने बारे में बताइए कुछ राहिल साहब, कहाँ से आप बेसिकली हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, किस सब्जेक्ट में हुआ, ये सब चीजें बताएं। सर मैं एक्चुअल में हूँ कस्बा खुल नूराबाद, एक गांव है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सर। ओके। तो मेरा जो ग्रेजुएशन स्कूलिंग तो बेसिक स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल उससे ही रही है। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मैंने 2016 में ज्वाइन की और 2020 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। ओके जीसीडी सर से। मेरा 20 पास आउट हूँ मैं, और 2021 में मैंने मार्च से स्टार्ट की है मेरी प्रिपरेशन। तो उसके बाद यही मेरा पहला अटेम्प्ट था। और उसके बाद मेरा जो ऑप्शनल रहा है, ऑप्शनल मैंने एक्चुअल में मुझे चूज करना था, मुझे थोड़ा डिलेमा हो गया था कि मैं कौन सा रखूं, जियोग्राफी में इंटरेस्ट था। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे जो देखा कि खुद मेरी टेक्निकलिटी किसमें सही है किसमें नहीं है, बहुत सारे प्रोज और कॉन्स देखे, थोड़े फ्रेंड को कंसल्ट किया। तो जब मैंने वो उस हिसाब से देखा तो मैंने फिर जियोग्राफी चूज किया अपना ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी जनरली रिकमेंड नहीं करते, केएस में एटलीस्ट तो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया जाता है। सिलेक्शंस भी कम होती हैं, पेपर भी ठीक ठाक डिफिकल्ट आता है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है और करंट अफेयर अपडेशन भी करनी पड़ती है। तो इंजीनियर्स जनरली ज्योग्राफी चूज करते हैं बट जनरली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी कई बार रिजल्ट नहीं आते हैं। बट इस बारी ज्योग्राफी जो है काफी लोगों ने लिया और क्वालिफाई भी किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत बहुत सही थी और साथ ही साथ में पीएससी ने भी वो स्टैंडर्ड जो पुराने थे वो बिल्कुल वैसे ना नहीं रखे। सो ऑप्शन सिलेक्शन की आपने बात की और सीसैट की बात की, इन दोनों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या क्या क्राइटेरियाज रखे और किस किस से गाइडेंस ली, मतलब किस तरीके से आपने फाइनलाइज किया कि मुझे ये ऑप्शन लेना है? आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग रहा है, तो एक ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड के बारे में सोच रहे होंगे। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक नया कैंडिडेट है, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है, उसको ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल सर। सर सबसे बड़ा डिलेमा रहता है कि जब ऑप्शनल इंसान सिलेक्ट करता है, तो मेरा जो रहा था, मेरे एक फ्रेंड थी मेरी, मैंने उससे बात की जब मैं ऑप्शनल सिलेक्ट करने वाला था उससे पहले। तो पहले जब मैंने उसको बोला कि मैंने बोला मुझे ऑप्शन 2-3 जैसे पीएसआईआर मुझे लग रहा था, जियोग्राफी लग रहा था और एंथ्रो लग रहा था, मैंने सबका सिलेबस जो है डाउनलोड कर लिया। जब मैंने सबका सिलेबस देखा तो मैंने पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा एंथ्रो, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था स्कोरिंग भी है जेकेपीएससी में, उसमें सिलेबस भी बहुत कम है, तो वो भी मैंने देखा। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो थोड़ा, क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो थोड़ा मुझे बोरिंग सा लगा, मुझे थोड़ी नींद आने लगी, मुझे लगा शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने पीएसआईआर लिया। सेम प्रोसेस यही की कि पीएसआईआर मैंने लिया, लेकिन वो थोड़ा डायनेमिक है, आपको पूरा अपडेटेड रहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद जियोग्राफी पे जब मैं आया, मैंने बहुत सारे प्रोज देखे। मैंने तो देखा हाँ लेंथी तो है ये, लेकिन इजी लग रहा था वो, क्योंकि सर मेरा जो बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग, मैंने बोला आपको 2021 में शुरू
जब मैंने पहली बार मैप देखा, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, तो मुझे हैरत हो गई थी कि ये बांग्लादेश यहाँ पे क्या है, ये नेपाल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो वो जो क्यूरियोसिटी रही कि मतलब मुझे देखना है कि इस मैप्स में क्या हो रहा है, ये वोल्केनोज क्या है, अर्थक्वेक कैसे हो रहा है, तो वो थोड़ी सी वो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई खुद में। ऐसा नहीं, इंटरेस्ट इसी से मेरा बना। बाद में वो चीजें मैटर करती है कि नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि कोचिंग तो कोई एज सच की नहीं। बहुत सारे टॉपर्स की गाइडेंस ली है यूट्यूब वगैरह से, यहाँ से पढ़ो। बहुत सारे ऋषिकेश सर एक सर थे, वहां से लेक्चर्स मैंने थोड़े से उनके भी देख लिए थे। तो ये चीजें बाद में कंसिडर करा, लेकिन सबसे पहला है कि इंटरेस्ट, आपको क्यूरियोसिटी है इस चीज को पढ़ने की। नहीं है, मैंने सर कभी बोरिंग फील नहीं किया कि मतलब मैं इसको अभी पढ़ रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं इसको पढ़ने से। नहीं सर, बिल्कुल मजा आ रहा था। एक इस वे में पढ़ा कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, मुझे पहले इसको इंटरेस्ट में लाना है, पहले मुझे एंजॉय करना है इसको। तो वो सबसे बड़ा राज रहा है मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल। बहुत बढ़िया, यानी आपके लिए इंटरेस्ट वाज अ प्राइम मोटिव। उसके बाद आपने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है कि नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑप्शनल के 500 मार्क्स हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, पूरे साल पढ़ना पड़ता है, तो इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिलेक्शन का। उसके बाद स्टडी मटेरियल आ गया, और उसके बाद आगे की गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, कहां से आप देख सकते हैं। सीसैट की अपने बात की कि यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में सीसैट का गड़बड़ होने की वजह से आपका नहीं हुआ। सीसैट के लिए बहुत सारे लोग, खैर जम्मू कश्मीर का अगर 2022 का भी केस देखेंगे, वहां पर भी यही हुआ। बहुत अच्छे लोगों का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ जो मेंस लिखेंगे अब, क्योंकि सीसैट का प्रॉब्लम था। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, बट अगला वाला प्रीलिम्स क्वालिफाइड ही नहीं था। तो सीसैट का एक बड़ा इशू रहता है। तो आपने वो सीसैट वाला इशू केएस में कैसे सॉल्व किया, जहां यूपीएससी में आपका नहीं हुआ? मैं तो मानता हूं कि सीसैट केएस में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहां तो 80 ही होते हैं। यहां पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, और यहां पर कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां तक कि जिस केस में आपने प्रीलिम्स दिया था, वहां तो डिसीजन मेकिंग के सवाल भी थे, अगर आपको याद होगा। उसमें डिसीजन मेकिंग के सवाल थे, इंटरपर्सनल स्किल्स के सवाल थे। बाद में उन्होंने 2022 में वो नहीं पूछा, लेकिन क्या पता अगले अटेम्प्ट में फिर से पूछ लें, कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए सीसैट की स्ट्रेटेजी क्या थी, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए किसी भी इंसान को? सही है सर। मेरा एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। सीसैट में तो ऐसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मिथ है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन आपको सीसैट में प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि लेवल तो बढ़ रही है। तो मैंने जो अपना सीसैट की प्रिपरेशन है, ये मैं यूपीएससी लेवल की करता था। मैंने प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी की मैं करता रहता था, क्वांट जो है, रीजनिंग जो है, पूरा मैं बिल्कुल एनालाइज कर, कोई गाइडेंस नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि थोड़ा सा आता था, उसी हिसाब से मैं चलता था। उसमें सर मेरी एक प्रॉब्लम रही कि मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करता था, क्योंकि मुझे तो रीजनिंग और क्वांट में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता था। लेकिन कंप्रहेंशन में सर मैंने एक चीज की, मैंने यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के कंप्रहेंशन आते थे, मैंने पहले जितने कंप्रहेंशन पढ़े मैंने वो सॉल्व किए। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को ऐसा डेवलप किया कि मैं बिना पढ़े सॉल्व करूं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आते थे इसमें इन्फ्रेंस कौन सा लगेगा, मतलब कौन सा सही है। तो थोड़ा सा जीएस नॉलेज मैंने यूज की वहां पे। मैंने जब चेक किया कि मेरा इससे भी सीसैट अच्छा स्कोर आ रहा है और टाइम भी बच रहा है, थोड़ा सा मैंने ये रिस्क है ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था ये। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कंप्रहेंशन थोड़ा मेरा होल्ड आ गया, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे टेस्ट दिए थे, बहुत सारे ये मॉक प्रीलिम्स के दिए थे, उसमें स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा था, जो मैं अपनी ये ट्रिक जो है यूज करता था। लेकिन कंप्रहेंशन का अलग है, लेकिन जो क्वांट और ये रीजनिंग है, उसमें थोड़ा सा मेरा जो है हाथ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम थी। तो लेकिन यूपीएससी की लेवल की प्रिपरेशन थी। फिर जब मैं जेकेएस में आया, जेकेएस में मैंने सीसैट दिया, तो सीसैट मुझे बिल्कुल एक उस लेवल का लगा कि हाँ ये टैकल हो सकता है, क्योंकि इसमें उस लेवल के क्वेश्चन, उतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते थे, वो नहीं आते थे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अपग्रेड कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन नीचे मत लाइए। अगर आप जेकेएस की प्रिपरेशन के लेवल से करेंगे तो शायद टफ है कि आप वो सीसैट क्लियर कर पाएंगे। कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सीसैट की वजह से बाहर हुए, लेकिन मसला वही है कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो उस हिसाब से मैंने वही किया था कि मैंने पहले ही बहुत सारे पीवाईक्यूज की एनालिसिस की थी। कोई एज सच कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ पीवाईक्यूज किए मैंने। उसी की वजह से मेरा यूपीएससी में भी रहा, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी। इंशाल्लाह अपनी वीकनेसेस पता ही है, उन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे आगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया, यानी पीवाईक्यूज पे फोकस रखना है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन यूपीएससी लेवल रखना है, ताकि केएस लेवल अपने आप कवर हो जाए। और पीवाईक्यूज जिन लोगों को पता नहीं, जो लोग नए नए फील्ड में, उनको बता दूं, पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
और आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेक्शन आएगा, गूगल में भी सर्च करेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी, तो आपको सारे के सारे पुराने साल के पेपर मिल जाएंगे। डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, प्रैक्टिस करिए। अच्छा राहिल, आप ये बताएं कि जहां तक बात की जाए, ये पूरे साल की प्रिपरेशन है, 1-1.5 साल लग जाता है, तो कोई न्यू कमर जो है वो स्टार्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले कैसे इस एग्जाम में एंटर करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में और इस दौड़ में कि हम पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दें, तो ये मिस्टेक जरूर होती है कि इंसान एग्जाम की डिमांड को नहीं समझता और वो अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज के हिसाब से नहीं देखता है। वो बस देखता है आगे बुक है और पढ़ना है और शुरू करना है। तो हाउ टू स्टार्ट? किसी इंसान को आज से शुरू करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? किस हिसाब से शुरू करना चाहिए? क्या स्टडी मटेरियल देखना चाहिए? क्या सिलेबस देखना चाहिए? कैसे शुरू करना चाहिए? सर सबसे पहली बात, अभी जो थोड़ा सा वायरल कल्चर हुआ है कि केएस की सिलेक्शन हो गई वगैरह, ये इससे लगता है कि शायद थोड़ा सा इजी है, ये उन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। इजी है, एक ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहता हूं कि आपके लिए इजी तब है ये चीज जब आप स्टार्ट अच्छे से करते हो, जैसे आपने अभी कहा। सही होना चाहिए, आपकी गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए। मेरी एक फॉर्मूला थी M2R2, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन। कभी सर इसके ऊपर गया ही नहीं, रिसोर्सेज को बिल्कुल अपना लिमिट किया। और उसके बाद एक और फॉर्मूला मेरी PAR, मैंने जो प्लान बनाया उसको अप्लाई किया और उसी को रिवाइज करता रहा। मतलब यह है कि जितना, जब आप पहले ही स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो आपका जो गाइड है या आप कोचिंग भी कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, आपके रिसोर्सेज मिनिमम होना चाहिए। आप क्योंकि रिसोर्स मटेरियल इतना अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं भी मटेरियल, आप उसको थोड़ा सा लिमिट कीजिए पहले। जब वो लिमिट एक बार हो गया, आपके दिमाग में रहा कि मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैं आया हूं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मैं कोई रिसर्च करने के लिए प्रेस करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज से आप किसी को बोलना नहीं है मैं ये पढ़ रहा हूं। बट आप अपना रिसोर्सेज लिमिट जब कर रहे हैं, उसके बाद उसी को रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, जब तक आपको पूरा ये एश्योर ना हो कि मैं इस चीज को लिख पाऊंगा पेपर पे। क्योंकि प्रीलिम्स में आपके सामने तो आ जाएंगे, आपके ऑप्शंस हैं, सिर्फ सिलेक्ट करना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में जो कमांड है वो अलग होनी चाहिए, मेंस में आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो अलग होनी चाहिए, आपके पास जो डेटा और फैक्ट है वो अलग होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो, उसी टाइम पे आप रश में मत आइए, किसी के जोश में मत आइए। जब आपको सच में इंटरेस्ट है इस फील्ड में तभी आइए, घुसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सक्सेस रेट कितना है। आप कोई अलग फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें जो ये वायरल कल्चर वगैरह, इसकी तरफ मत जाइए, आप अपने फील्ड में भी रह के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस स्टार्ट अच्छा कीजिए, उसके बाद फिनिश भी अच्छा कीजिए। बस ये मुझसे एक गुजारिश है मेरी। कहते हैं ना कि अ गुड बिगिनिंग इज वर्क हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आपका आधा काम खत्म हो जाता है। और अच्छी शुरुआत, जैसा कि आपने बताया कि एग्जाम की डिमांड को समझो, सिलेबस को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और जिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या जो मेंटोर्स हैं या फिर जो सीनियर्स हैं, उनसे बात करते रहो थ्रू आउट प्रिपरेशन, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं पढ़ रहे जो एग्जैक्टली इतना पढ़ना नहीं है डिटेल में, या फिर पहले उन कुछ चीजों पे फोकस करो जो ज्यादा स्कोरिंग है। फॉर एग्जाम्पल GS1 में ज्योग्राफी ज्यादा स्कोरिंग है, GS3 में इकोनॉमी ज्यादा स्कोरिंग है, GS4 तो पूरा ही स्कोरिंग है जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज एस्से मुझे लगता है, मैं परसों भी किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मैंने पहला एस्से जाके एग्जाम में ही लिखा था पहले अटेम्प्ट में, मैंने ऐसे की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि 2400 वर्ड्स लिखने होते हैं, आपको 1200 के 2 ऐसे लिखने होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ एस्से का ही पेपर है जहां ना तो टाइम की कमी होती है, ना ही स्पेस की कमी होती है, दोनों चीजें आपके पास एम्पल होती हैं। 250 नंबर का पेपर है, लेकिन उसके साथ तो जस्टिस नहीं हो पाता है। अच्छा, तो राइज साहब, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड से हम देखते हैं कि लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं और ज्यादा कहीं ना कहीं तैयारी भी ज्यादा यहीं से लोग फील करते हैं। तो आपकी ब्रांच क्या थी इंजीनियरिंग में? सर मेरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन रहे होंगे कि आप एमटेक करें या फिर जॉब ज्वाइन करें, कॉर्पोरेट कल्चर में जाएं। तो क्यों आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपने फौरन ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर दी? बिल्कुल सर, एक्चुअल में सर 2020 में जब कोविड हुआ था तो मैं जम्मू में था, जम्मू में मेरा कॉलेज था, वहां से मैं घर आया। जब मैं घर में बैठा थोड़े टाइम के लिए, मुझे पता था मैंने जो इंजीनियरिंग किया है ये तो बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस ही था, क्योंकि कर रहा था मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर। मेडिकल का हुआ नहीं, फिर मेरा GCT में हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो मैं चला गया। तो मैं जब घर आया, मुझे पता था इंजीनियरिंग में मैं तो इतना ध्यान देता भी नहीं हूँ, पढ़ाई भी नहीं उतना अच्छे से कर लेता हूँ।
लेकिन एक चीज इंजीनियरिंग में सीखी थी, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना मैं सीख गया था कि रात को कैसे मैं पढ़ाई करूं, सुबह एग्जाम दूं। थोड़ा सा वो चीज एक रही थी, एक एक्सपीरियंस रही थी, क्योंकि आपको पता है रात को ही पढ़ लेते थे, सुबह एग्जाम देने जाते थे। तो थोड़ा सा एक चीज को मैनेज करना सीख गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं कुक में आया, एक कॉन्शियस डिसीजन मैंने लिया कि मैंने सोचा चलो अब तो मुझे इसमें तो जाना नहीं है। मुझे पता है मेरे भाई है वो भी एमटेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जॉब तो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे जाऊं मैं और मेरा इंटरेस्ट क्या है। घर में बहुत सारे काम हुए, हमने थोड़े लॉन बनाए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चीजें की। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि मेरा जहन किसी अलग तरीके से चल रहा है, जो मैं खुद को देख रहा हूँ। थोड़ी सी खुद की स्ट्रेंथ्स मैंने देखी। जब मैंने उन स्ट्रेंथ्स को फोकस किया, मैंने अपने IRS है एक, IRTS, सब्जार अहमद गनाई, मैंने उनसे बात, उन्होंने बोला कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर करना है तो ऐसे ऐसे कर लीजिए आप। मैंने थोड़ा सा जो है माइंडसेट बनाया। अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, एक माइंडसेट क्लियर किया कि हाँ शायद मैं पढ़ूंगा ये। तो 2021 में मैंने एक्चुअल में पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग का मुझे रुझान था ही नहीं। मुझे ये था इंजीनियरिंग में मुझे कुछ चीजें सिखाई थी जो बिल्कुल मुझे इसी काम आई इस प्रिपरेशन में। लेकिन इंजीनियरिंग की तरफ मैं कभी ना कोई ध्यान था मेरा, ना मैंने सोचा कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ना एमटेक परस्यू करूंगा, क्योंकि मैंने देखे थे कि अगर मैं इसकी तरफ जा रहा हूं, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, शायद बहुत दूर तक चलेगा। तो मैं देखता हूं कि मेरी अपनी इंटरेस्ट क्या है, चाहे इसमें मुझे कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी वही बात। बस अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, अपने स्ट्रेंथ्स को देखा और देखा कि कौन सा मेरे लिए फील्ड अच्छा है। लेकिन वो मिथ बिल्कुल गलत है, मुझे बचपन से ही शौक था, मुझे वो था, ऐसा कुछ नहीं था सर। बिल्कुल एक कॉन्शियस डिसीजन। अब जहां बात करें इंटरेस्ट की, खैर इंटरेस्ट तो आपने बताया, ऑप्शन सिलेक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल उसका प्ले हुआ, और आपकी इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपका ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा इंटरेस्ट का। अब आप मुझे बताएं कि जहां तक बात की जाए, और ये भी आपने मुझे लगता है बहुत अच्छी बात बोली कि अगर जरूरी नहीं कि आपको सिविल सर्विस में ही आना है, आप अपनी फील्ड में रह के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जिन लोगों को हम अक्सर बोलते हैं कि इसमें पुल फैक्टर होना चाहिए, पुश फैक्टर नहीं, आप इसकी तरफ खींचे चले आने चाहिए, इसकी तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कोई पुश करके जा रहा है जा बन के एस ऑफिसर, तब नहीं हो पाएगा। तो इंटरेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और सालों साल आप प्रिपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है इंसान को अपनी ही कैपेबिलिटी पे शक होने लगता है कि क्या मैं किसी की चीज के लायक हूं भी कि नहीं हूं। सो वेरी वेल सेड कि अगर आप इसमें पुल फैक्टर फील कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, हम पढ़ेंगे, इतनी मेहनत है, ये है वो है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो फिर इट्स वेरी डेंजरस डिसीजन टू एंटर इनटू दिस फील्ड, क्योंकि वो विशियस साइकिल बोलते हैं ना, विशियस साइकिल, कि आप साइकिल में फंस गए तो प्रीलिम्स कभी नहीं हुआ, तो कभी मेंस नहीं हुआ, तो कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर आगे फिर प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। वो टफ है सर, वो चलता रहता है। तो आप मुझे बताएं कि आंसर राइटिंग की आपने कितनी की, कैसे की, और फुल सिलेबस टेस्ट और टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स का क्या रोल रहा? मतलब इन जनरल टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की और मेंस की, ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है और कितना रोल रहा आपकी सिलेक्शन में उसका? सर एक चीज है, पहले मैं बोलता हूं कि जब मैंने पहले आंसर राइटिंग थोड़ी खुद से ही शुरू की, मैंने एक चीज एनालाइज किया कि मेरे एक सीनियर थे वहां पे, मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में थोड़े टाइम के लिए रहा हूं। वहां पे सीनियर एक थे मेरे, मैंने उनको अपना आंसर दिखाया, तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला ठीक है। वो तो डायरेक्टली मुझे ऑनेस्ट और ब्रूटल उन्होंने बोला, लेकिन बोला ठीक है, कुछ आपको इंप्रूव करना है। तो मुझे लग गया था कि थोड़ा मुझे अभी आंसर राइटिंग में उतनी प्रैक्टिस नहीं है, शायद कंटेंट की कमी थी, शायद स्ट्रक्चरिंग की कमी थी, बहुत चीजें जो थे वो मैं मिस कर रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ब्रूटल और ऑनेस्ट बोलिए, मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला आपको थोड़ा सा इंट्रो में ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली आंसर आते थे, अब मैं आपको बोलूंगा मुझे सब कुछ आता था पहले ही, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ली, लेकिन उसके बाद मैंने टॉपर्स के आंसर्स देखे, मैंने ज्यादातर शुभम कुमार सर के आंसर्स देखे, तो उनका पूरा मैंने पकड़ लिया कि ये इंट्रो कैसे लिखते हैं, ये बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे, बिल्कुल उनको ना बिल्कुल पहले उसी दौर में बहुत सारे आंसर चले गए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग में क्या है कि हमें पास करना है, एक तो वो न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट था, न्यूमेरिकल में तो कर लेते थे, दूसरा ये था कि कुछ भी लिख दो तो पास हो जाएगा। तो उसमें ये था कि उसको थोड़ा उस ट्रेंड को चेंज करना कि ये कुछ भी न लिखने से कुछ अच्छा लिखना, वो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन करना था खुद में। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली समझ आया वो चीज, उसमें बहुत सारा टाइम लगा। कंटेंट जमा किया, स्ट्रक्चरिंग की, इंट्रो को समझा, बॉडी को समझा, कंक्लूजन को समझा। उसके बाद मैं फिर डरता नहीं था। एक चीज था कि खौफ चला गया था आंसर राइटिंग का, पहले बहुत खौफ था। सबसे पहली बड़ी बात, जब आंसर राइटिंग शुरू करते तो खौफ होता है कि मैं कैसे करूं, डर लगता है कि नहीं मुझसे
होगा। तो जब आपके पास कंटेंट आता है एक टाइम पे, जब आपका प्रीलिम्स निकलता है, जब आपने मेंस की पढ़ाई की, एक टाइम पे आपके पास नॉलेज गैप इतना आ जाता है, नॉलेज एक टाइम पे इतनी आ जाती है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको रिपोर्ट्स खुद ही याद रहते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स खुद ही याद रहेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स डायरेक्टली याद है। तो वो चीजें मैंने क्या की, मैं करंट इवेंट्स को डायरेक्टली कोट करता था इंट्रो में, कि इस एग्जामिनर को लगना चाहिए बंदा जो है ये अपडेटेड है, बिल्कुल नया है, कोई इसने कोई ट्रेडिशनल वे में आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, कोई जो है मोनोटोनी फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे आंसर जो है ऐसे टाइप में भी लिखे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसे थे, उसकी डिमांड ही वैसी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंट्रो लिखा, बॉडी लिखा, कंक्लूजन लिखा। बहुत सारे आंसर्स में डायग्राम्स यूज की, फ्लो चार्ट्स यूज की। मैं आईआर की बात करूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने बहुत, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जियोग्राफी था, मैंने बहुत सारे वर्ल्ड मैप्स डाले, सेंट्रल एशिया को दिखाया, इंडिया को दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका कोई वो नहीं है कि आप आंसर राइटिंग एक ही वे में करते हो, कोई मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए को कि ये बंदा जो है रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है, ये बिल्कुल एक इंसान है और इंसानी वे में मुझे समझा रहा है चीज। तो आंसर राइटिंग का सबसे मेन यही रहा है, किसी से ज्यादा खुद को ही एनालाइज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि ट्रेडिशनल वे में मैं थोड़ा सा उससे हट के आंसर्स लिखता। और प्रैक्टिस की बात कर रहा था मैं कि कितने टाइम आपने प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग और फुल सिलेबस टेस्ट्स? मैंने कम से कम सर, जब हमारा प्रीलिम्स हो गया था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया नवंबर में, उसके बाद मैंने जब थोड़ा 1-2 महीने कंटेंट पे अपना काम किया, पहले ही आंसर्स नहीं लिखे, पहले ही आंसर लिखते तो थोड़ा शाय हो जाता है इंसान कि नहीं लिख पाऊंगा, थोड़े कंटेंट पे काम किया। उसके बाद कम से कम 1 महीने मैंने आंसर्स लिखे, लेकिन बहुत कम आंसर्स लिखे, ज्यादा भी नहीं कि खुद को वही उसी में धकेला। लेकिन ये चीज है कि डर चला गया था। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने थोड़े टाइम के लिए की, 1 महीने के लिए कम से कम की, लेकिन मैं फुल लेंथ लिखता था डायरेक्टली, वो भी यूपीएससी के। यानी प्रीवियस के पेपर आपने वहां पर सब लिखे तकरीबन? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल 2-3 साल के पेपर जो है मैं खुद ही लिखता था, अपना टाइम लगाता था, सामने वॉच लगाता था और खुद ही मैंने जो है उनकी प्रैक्टिस की डायरेक्टली, और फुल लेंथ लिखता था। मैंने कभी 2-4 आंसर उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, फुल लेंथ डायरेक्टली लिखता था। चाहे ये था कि उसमें एक मेरा कंसर्न, उसमें मुझे बहुत फायदा मिला था, क्योंकि मेरा फॉर एग्जाम्पल GS1 है, मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी है। तो मैं जो हिट करता था, जब मेरे पेपर सामने आया, मैंने ज्योग्राफी पे डायरेक्टली हिट किया। ज्योग्राफी पे एक क्वेश्चन के 7 मिनट मिलते हैं, तो जब मैंने ज्योग्राफी पे हिट किया, मैं 5 मिनट में खत्म कर देता, वो बचे मेरे 2 मिनट। तो सर मैंने ऐसे वाले क्वेश्चंस पे ये 2 मिनट लगाए कि जहां पे मेरी जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, आप कितना भी पढ़ के जाओ। तो जहां पे मेरे से वो जो थोड़े से कम आ रहे थे, थोड़ा उनमें टाइम लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन थे, थोड़े टफ थे, उनमें थोड़ा सा टाइम लगाया, क्योंकि मेरा इस साइड से जो है टाइम थोड़ा सा बच गया था। तो उस हिसाब से मैंने पेपर जो है टैकल किया। बहुत बढ़िया। हम भी ये रिकमेंड करते हैं हमेशा कि पहले हाफ में, पहले 1.5 घंटे में, आपके एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है, पहले 1.5 घंटे में कोशिश करो कि एटलीस्ट 7 सवाल हो जाए पहले 1.5 घंटे में। सॉरी 7 नहीं, एटलीस्ट 11 से 12 सवाल हो जाए 20 में से, ताकि आपका जो पहला हाफ है आपने आउट परफॉर्म कर दिया, तो जो लास्ट 1.5 घंटे में वैसे भी हाथ थक चुका होता है, दिमाग एग्जॉस्ट हो गया होता है। और अब तो पेपर सुबह और शाम है, पहले तो पेपर दिन में एक ही होता था, आज जो अगला वाला मेंस है उसमें तो सुबह और शाम है, और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही चलेगा अब। तो कहीं ना कहीं वो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि सुबह 3 घंटे आपने लिखा, हाथ पूरा थका हुआ है, दिमाग पूरा थका हुआ है, तो 1 घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा लिखना है आपको। तो फर्स्ट हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आपने बताया कि 2-2 मिनट बचा के आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, इट वॉज अ वेरी स्मार्ट वे टू वर्क अबाउट इट। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी रही है आपकी, और आई एम श्योर कि जितने लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को वो भी काफी लर्न करेंगे। एंड वी कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और वी विश यू द बेस्ट। जो फ्यूचर में आपका IAS एग्जाम आने वाला है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया आपने कि मैं अपनी जो बात है ये लोगों तक पहुंचाऊं, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी तो ये मोमेंट है, एंजॉयमेंट का मोमेंट है, इंशाल्लाह इसके बाद जो है अपनी वीकनेसेस को देखेंगे, इंशाल्लाह आपके पास यूपीएससी के टाइम पे भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जरूर। वी आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज लेट अस नो, हमारे आपकी इस जर्नी में हमारा कोई भी कभी भी कैसा भी जरूरत हो, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। एंड आई एम श्योर कि जब आप आगे इन दिनों जब फ्री होंगे तो आप जरूर आएंगे मेंटर करने बच्चों को, जहां जहां पर भी पॉसिबल होगा, और जल्दी मुलाकात होगी आपसे। एंड थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।